हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या सरिता एकेडमी। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक ऐसा टॉपिक जो बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस, इंटरेस्टिंग एंड इंटरेक्टिव है, एंड दैट इज नोन एज द क्वांटम नंबर। क्लास 8th, 9th, 10th इन क्लासेस में हमें क्वांटम के वर्ड के बारे में कुछ तो सुनते रहते हैं, क्योंकि सीनियर लोग डिस्कस करते रहते हैं, और जो लोग फिजिक्स में, केमिस्ट्री में इन सब चीजों के बारे में जानना चाहते हैं, डेफिनेटली उनके लिए तो एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है क्वांटम नंबर को जानना। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता देना चाहता हूं आपको इस चैप्टर के बारे में, दैट इट इज द ओनली चैप्टर जिधर से आपको बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। चाहे आप आईटी का पेपर ले लो, या जेई का पेपर ले लो, नीट का पेपर ले लो, कोई भी पेपर आप ले लो कंपटीशन एग्जाम का, इवन एमपीएससी यूपीएससी में भी ये क्वांटम नंबर के ऊपर क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो चलिए जानते हैं क्वांटम नंबर क्या है। लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि ये एटॉमिक मॉडल का किस तरीके से धीरे धीरे करके डेवलपमेंट हुआ। जिन स्टूडेंट्स ने 8वीं में पढ़ा होगा कि डाल्टन करके एक व्यक्ति था, और उसने सबसे पहले यह बताया कि किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम काटते हैं, तोड़ देते हैं, और उसके नष्ट करके सबसे जो छोटा आता है अंश, उसको हम बोलते हैं एटम, और इसके अंदर आप और कुछ नहीं पाओगे, इट इज एम्प्टी। लेकिन उसके बाद आया जे थॉमसन, और थॉमसन ने बताया कि नहीं साहब, आप गलत हो। क्या है इसके अंदर? इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स तो नहीं बोले, लेकिन उसने बोला कि सिर्फ पॉजिटिव चार्ज एम्बेडेड है आपके इलेक्ट्रॉनिक सी में। देन आया रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड ने कहा कि सर, इसके अंदर एक न्यूक्लियस भी रहता है और इसके बाहर इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट करते हैं। लेकिन ये रदरफोर्ड का मॉडल भी गलत हो गया। देन केम द नील्स बोर, और नील्स बोर ने भी अपनी एक थ्योरी दी, और उसमें उसने बताया बहुत सारी स्टैंडर्ड चीजें उसने क्लियर कर दी, और उसके बाद ये जो एटम का मॉडल यहीं तक रुक गया। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो तब आई जब बोर्स का मॉडल भी गलत हो गया मेरे दोस्तों। और ये जब हम सुनते हैं ना कि बोर का मॉडल गलत हो गया, और उसके बाद फिर नया मॉडल ऑफ द एटम क्या है, देन आप सच्ची में सरप्राइज फील करने लगोगे कि जो नया मॉडल आया उसको हम बोलते हैं दैट इज नोन एज द स्क्रॉडिंगर, या फिर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटम। आपको जिस तरीके से सरप्राइज फील हो रहा है, मेरे को भी मेरे क्लास के टाइम पे सरप्राइज फील हुआ था। मैं तो ये सोचने लग गया था, यार ये लोग क्या कर रहे हैं, अगर कोई चीज पता नहीं है तो मत बताओ, लेकिन ऐसे अलग अलग एक ही चीज को चेंज करके फिर क्या है, हमको मार्क भी देते हो। 8वीं में हमको लिखवाते हो सर डाल्टन इज द स्मॉलेस्ट एटम, उसके बाद फिर 9वीं में लिखाते हो कि नील्स बोर का एटम आया, मॉडल ऑफ द एटम इज द करेक्ट एटम। आखिर ये चल क्या रहा है? और एट द एंड 11th में बता रहे हो कि सर ये है, और हमको फिर इसके ऊपर भी गारंटी क्या है कि जब मैं पढ़ रहा हूँ अपना पीएचडी, और उस टाइम पे आप बोलोगे सर एक नया मॉडल ऑफ द एटम फिर आ गया है। तो ये काफी रोमांच भरी बातें हैं जो कि आपको सीखनी है, बट अभी के लिए आपको ये याद रखना है, दिस इज द फाइनल मॉडल ऑफ द एटम। तो यहां पर आपको कुछ ऐसे क्लियर कट नहीं पता चल रहा होगा। सो लेट अस सी व्हाट इज एग्जैक्टली दिस क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटम। देखो, स्क्रॉडिंगर साहब ने ये बनाया था क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, और स्क्रॉडिंगर साहब ने एक इक्वेशन बनाई, और उस इक्वेशन को हम बोलते हैं स्क्रॉडिंगर इक्वेशन। तो स्क्रॉडिंगर इक्वेशन में, स्क्रॉडिंगर इज द साइंटिस्ट का नाम, एंड इक्वेशन इज द मैथमेटिक्स इक्वेशन। आप जैसे सीखते हो कई सारे मैथ के इक्वेशन, जैसे कि क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, है ना, लीनियर, ये सब सीखते हैं। सपोज मैंने लिखा x² - 3x + 7 करके एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दिया। अब आप देखो, नेचुरल सी बात है कि इसका कुछ तो रूट्स निकलेगा, कुछ सॉल्यूशंस निकलेंगे डेफिनेटली। अब अगर हम बोल रहे हैं कि क्वाड्रेटिक है, तो इसके रूट्स कितने निकलेंगे? 2 रूट निकलेंगे से R1 एंड R2, और ये R1 और R2 इसके क्या कहलाएंगे? सॉल्यूशंस। उसी तरीके से आप देख सकते हो कि ये एक इक्वेशन है, तो आप बोलोगे सर इसके अंदर ना तो स्क्वायर दिख रहा है, ना क्यूब दिख रहा है, ना e⁻x दिख रहा है, नथिंग, फिर भी आप सर इसको इक्वेशन बोल रहे हो। हाँ भाई, इसको इक्वेशन इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये जो इस्तेमाल हमने किया है h और e का, दीज आर द ऑपरेटर्स, और ये ऑपरेटर्स की स्टडी आप करोगे जब आप जाओगे हायर क्लासेस में। अभी आपको ये इसके बाद क्या होता है, डेरिवेशंस वगैरह कुछ याद नहीं रखना है, कहां से आया, कैसे टपका, कौन से बादल से गिरा, कुछ याद नहीं रखना है। एक ही चीज याद रखनी है कि Hψ = Eψ होता है ना। ये जो सिंबल इस्तेमाल हुआ है, इस सिंबल को हम बोलते हैं साई। अब आप बोलोगे सर इसमें साई तो ऐसे आई होता है, तो यही साइंस की सबसे बढ़िया चीज है कि हम जो बोलते हैं वो होता नहीं, और जो होता है वो बोलते नहीं, और ऐसा ही चलता है ये साइंस। तो PSI इज द साइंस, P इज द, बोल सकते हैं, ओमिट किया जाता है। तो ये इक्वेशन है। तो लेट अस कम टू द पॉइंट। ये इक्वेशन है, और इस इक्वेशन को हम क्या कर रहे हैं? सॉल्व कर रहे हैं। सॉल्व किया, दिमाग लगाया, सॉल्व कर रहे हैं। और जब मैं पढ़ रहा था इंजीनियरिंग, तो इंजीनियरिंग में मैंने इस इक्वेशन को सॉल्व किया था। तो जब इंजीनियरिंग में इक्वेशन को सॉल्व किया तो 1 पेज गया, 2 पेज गया, 3 पेज गया, चौथे पेज में जाकर इसका आंसर मिले, और वो आंसर जो मिले वो भी तो सॉल्यूशंस बने इस इक्वेशन के, और उन आंसर्स को हम बोलते हैं क्वांटम नंबर्स।
और ये क्वांटम नंबर्स क्या हैं, कोई भी अगर आपसे पूछ ले सर ये क्वांटम नंबर क्या होते हैं, तो आपको क्लियरली उसके मुंह पे बोलना है क्वांटम नंबर्स आर द रूट्स ऑफ स्क्रोडिंगर इक्वेशन। अब रूट्स है तो कितने रूट आए, 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए। देखो मैंने बोला था कि मैंने 4 पेज लिखने के बाद आंसर निकाला, तो मेहनत तो बेकार नहीं गई। कितने रूट्स निकले, 4 तो रूट निकले ही निकले। दैट मीन्स दिस क्वांटम नंबर, फर्स्ट चीज आपको याद रखनी है, आर द रूट्स और सॉल्यूशंस ऑफ किसका, स्क्रोडिंगर इक्वेशन का। एंड कितने रूट्स निकले, हाउ मेनी, तो रूट्स निकलते हैं, सॉल्यूशन निकलते हैं 4, और वो जो 4 रूट निकले उसका एक ग्रुप बना दिया गया और उस ग्रुप का नाम रख दिया गया क्वांटम नंबर्स। समझ में आ गया। अब इन क्वांटम नंबर्स के साथ हमने कुछ खेला और खेल खेल में एक ऐसा मॉडल बनाया और उसको हम बोलते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटम। आप ये देख सकते हैं, दिस इज द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। आप बोलोगे सर इसके अंदर तो इलेक्ट्रॉन दिख नहीं रहा, न्यूक्लियस दिख नहीं रहा, और यहां पर तो क्या है, ऐसे बॉल्स घूम क्यों रहे हैं। तो यही सबसे इंटरेस्टिंग बात है इस क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की, कि इसके बीच में एकदम अंदर में न्यूक्लियस छुपा है। ये आप देख सकते हो एक स्फीयर है, यहां पर भी एक और एक स्फीयर है, ये कुछ आपको दिख रहे हैं बेल जैसे दिख रहे हैं, तो इस बेल के अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ये स्फीयर में एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है मतलब अब इलेक्ट्रॉन घूम नहीं रहा है भाई, वो जमाना गया जहां पर इलेक्ट्रॉन घूमा करता था। अब इलेक्ट्रॉन क्या है, वेव फॉर्म में एक जगह पाया जाता है, तो उसी टाइम पे कहीं दूसरी जगह पाया जाएगा, फिर उसी टाइम पे कहीं और जगह पाया जाएगा। तो ये हेविनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में हम पढ़ते हैं कि कैसे एक इलेक्ट्रॉन का नेचर वेवी हो जाता है और उधर से आपका ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटम आता है। बड़ा इंटरेस्टिंग मॉडल है। सो लेट अस सी कि ये क्वांटम नंबर को हमने कैसे खेला और इस क्वांटम नंबर को खेल खेल में हमने कैसे मॉडल बनाया। देखो भाई, ये क्वांटम नंबर आखिरकार होते क्या है। एक चीज तो आपने बोल दी कि सर क्वांटम नंबर तो होते हैं किसी भी स्क्रोडिंगर इक्वेशन के सॉल्यूशन को हम क्वांटम नंबर बोलते हैं। बिल्कुल सही, इसके लिए हम ताली बजाते हैं। लेकिन क्वांटम नंबर को और भी अगर डिटेल में सरल भाषा में बोली जाए तो क्वांटम नंबर होते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन का एड्रेस। आप लोग जैसे ही खाना मंगाते हो, है ना, तो आपने मंगाया जोमेटो से खाना, तो जोमेटो वाला थोड़ी ना आपके घर को जानता है। वो क्या देखता है, अपना जीपीएस खोलेगा और टाइप करेगा भाई मास्टर बिट्टू किधर रहता है, तो मास्टर बिट्टू का घर इधर आया, पहले क्या दिखाएगा, कंट्री दिखाएगा, फिर कंट्री के बाद क्या दिखाएगा, स्टेट दिखाएगा, उसके बाद फिर क्या दिखाएगा, डिस्ट्रिक्ट, एंड देन लास्ट में दिखाएगा कि हाँ भाई बिट्टू मास्टर इधर रहता है। तो यहां पर हम देखते हैं कि पहले आप किसी बिट्टू मास्टर का क्या पता कर रहे हैं, घर पता कर रहे हैं। ओके, तो सबसे पहले आप कहां जाएंगे, कंट्री देखेंगे, देन आप क्या देखेंगे, स्टेट के बाद कहां जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट, एंड देन आप कहां जाएंगे, उसके एरिया में। और इस तरीके से आपको क्या मिल जाएगा, बिट्टू मास्टर का घर। अब यही कंसेप्ट आपको लगाना है क्वांटम नंबर के लिए। तो क्वांटम नंबर क्या बताता है, किसी एक इलेक्ट्रॉन का पता लगाता है। कैसे, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, छोटी सी इलेक्ट्रॉन है, इसका घर भी इसी तरीके से आपको पता कर रहा है। देखो, जो हम बोलते हैं कंट्री, तो सबसे पहले वो इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में रहता है या किस शेल में रहता है, वो हो गया पहला स्टेप। आप पहले इलेक्ट्रॉन को अगर ढूंढना है या इलेक्ट्रॉन के घर में जाके खाना पहुंचाना है, गर्मा गर्म क्या खिचड़ी, तो क्या बोलोगे, पहले शेल नंबर जाओगे, फिर स्टेट मतलब सब शेल में जाओगे, देन इसके बाद सब शेल के बाद फिर आप क्या जाओगे, ऑर्बिटल में जाओगे, एंड ऑर्बिटल में जाने के बाद आपको इलेक्ट्रॉन मिलेगा और वो इलेक्ट्रॉन का फिर आप क्या देखोगे, स्पिन देखोगे। तो ये जो 4 चीजें हम गए, यही होते हैं क्वांटम नंबर्स। अब इसमें जो है शेल नंबर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं n से, सब शेल नंबर रिप्रेजेंट करते हैं l से, ऑर्बिटल रिप्रेजेंट करते हैं m से, और स्पिन रिप्रेजेंट करते हैं हम s से। तो ये 4 नंबर्स हम यहां पर देख पा रहे हैं और इन्हीं को हम बोलते हैं भैया क्वांटम नंबर। क्लियर है? ओके, अब एक एक करके इन क्वांटम नंबर्स की डिटेल में स्टडी करते हैं। काफी आसान मॉडल है। देखो, सबसे पहला आता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं छोटे हाथ के n से। अब इसमें आप देख सकते हो कि ये n जो है ना, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, ये क्या बताता है, तो ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो n आपको क्या बताएगा, शेल नंबर बताएगा,
या फिर आपको बताएगा ऑर्बिट नंबर बताएगा। सो लाइक दिस, ये आपको ये चीज बताता है। आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा कितने शेल्स होते हैं, शेल तो इनफाइनाइट होते हैं, लेकिन आपने के, एल, एम, एन ये शेल्स पढ़े थे सर? यस पढ़े थे। तो आपने ये भी तो पढ़ा था सर, के शेल की वैल्यू 1, एल शेल की वैल्यू 2, एम शेल की वैल्यू 3, एन शेल की वैल्यू 4, ये भी तो सर हमने सीखा था। बिल्कुल सही। तो हम यहां पर ये सीखते हैं कि शेल नंबर और ऑर्बिट नंबर बोलेंगे इस एन को। सेकेंड चीज, ये एन की वैल्यूज होती है 1 से चालू होती है, 2, 3, 4 और इस तरीके से इनफाइनाइटली वो चली जाती है। यस। अब अगर आप इसका देखोगे, इसका नामकरण भी हुआ है, ये बेनाम जन्मा नहीं है, के, एल, एम, एन, और उसके बाद फिर उसका नामकरण पी, क्यू, आर, एस, टी, यू भी जो भी रखा जाता है। तो अभी हमको तो कोर्स में के, एल, एम, एन तक ही सीखना है। ये हो गया शेल नंबर, ये हो गया उसका नामकरण। और ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और क्या बताता है? ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट के अंदर रहता है या शेल के अंदर रहता है, उस ऑर्बिट का साइज क्या है। यानी कि इट टेल्स मी अबाउट द साइज ऑफ ऑर्बिट। और क्या बताता है? अगर साइज बताता है तो इसका मतलब वो क्या बता पा रहा है? उस ऑर्बिट की एनर्जी। अब आप तो जानते ही हो कि जिस ऑर्बिट की एनर्जी जितनी होगी उतनी ही एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन की भी होगी। भाई बात तो बराबर है। तो यही एक कॉन्सेप्ट आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सिखाकर जाता है। चलो अब यहां पर हम कुछ टेबल में सॉल्व करते हैं और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालते हैं कि किस क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। सो लेट अस ट्राई टू सॉल्व इट। तो सबसे पहले आता है वैल्यू ऑफ एन। तो हम जानते हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो होता है एन, वो 1 से चालू होता है और इस तरीके से इंफिनिटी तक जाता है। बट यहां पर 4 ही दिए गए हैं तो हम 4 लिखेंगे, 1, 2, 3, 4। नेम ऑफ द शेल, तो क्या लिखेंगे? के, एल, एम, एन। तो इतना हो गया। अब देखो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। तो आपने पढ़ा होगा क्लास 10 में, अगर शेल की वैल्यू दी गई है तो उस शेल नंबर में हम क्या करेंगे? उसका स्क्वायर कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और टोटल इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर निकालना है तो कैसे निकालते हैं? 2n स्क्वायर से। ठीक है, तो यहां पर हम लिखते हैं 2, इधर शेल का वैल्यू क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 2 इंटू 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इलेक्ट्रॉन। देखो भाई के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अच्छा, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे? 2 इंटू 2 का स्क्वायर यानी कि 4 इंटू 2 8 इलेक्ट्रॉन्स। देन 2 इंटू 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर मतलब 9 इंटू 2 18 इलेक्ट्रॉन्स। एंड देन बताओ 4 का स्क्वायर 16 इंटू 2 32 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये चीजें तो आप जानते ही हो कि 2, 8, 18, 32 दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स नंबर पाया जाता है किधर? उस कॉन्जिक्यूटिव शेल नंबर में। तो यहां पर हमने डिस्कस किया कि क्वांटम नंबर क्या होते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के इलेक्ट्रॉन्स किस फॉर्मूले से निकाले जाते हैं। अब हम आते हैं सेकंड क्वांटम नंबर के ऊपर जिसको हम बोलते हैं एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। अब ये एजीम्यूथल क्वांटम नंबर क्या होता है? देखो मैंने आपको बोला था कि एक होता है शेल और एक होता है सब शेल। तो जो सब शेल होता है वो ये एजीम्यूथल क्वांटम नंबर बताता है। जैसे कि आप सोचो, आप एक मूवी में है ना देखते हो, एक आपने डोर खोला और उसके अंदर पांव रखा, फिर आपने पांव रखा तो आपको एक और एक डोर मिला और उसके अंदर फिर आपने पांव रखा, खोला और फिर आपको और भी डोर दिखते हैं और फिर उसके अंदर जाते हो फिर और भी डोर दिखते हैं। तो ऐसे करके एक्सपैंड होता है। तो वैसे ही यहां पर खेल है। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर आपको सिखाता है कि आप किस सबशेल में हो। मींस आप तो नहीं रहोगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन किस सबशेल में है, सबशेल में है, वो ये एजीम्यूथल क्वांटम नंबर सिखाता है। अब ये सबशेल का कंसेप्ट क्या है? शेल है और शेल के अंदर क्या रहेगा? सबशेल रहेगा। ठीक है। अच्छा, ये एजीम्यूथल क्वांटम नंबर में जो एल की वैल्यूज भी तो रहेंगी। यस, एल की वैल्यूज भी रहेंगी। तो एल की वैल्यूज होती हैं 0 से n-1 तक जाती हैं। अब इसका मतलब क्या हो गया? देखो, अगर आप लेते हो शेल के, अगर आपने लिया शेल के तो n की वैल्यू क्या हो गई सर? 0, सॉरी n की वैल्यू हो गई 1। अब यहां पर n की वैल्यू अगर 1 है तो l की वैल्यू क्या होगी सर बताओ? देखो l की वैल्यू होती है 0 से n-1 के लिए। तो l की वैल्यू होगी 0 से n-1। तो n-1 करोगे तो 1 - 1 0 आएगा।
तो एल की वैल्यू क्या आएगी 0। फिर आप देखो सपोज आप जाते हो शेल एल के लिए, तो एन की वैल्यू कितनी आती है 2। अब आपको क्या करना है कि ये जब मैंने शेल नंबर 2 का दरवाजा खोला तो उसके अंदर भी तो कुछ सबशेल्स होंगे, और वो सबशेल्स कितने हैं, कौन से नंबर के हैं, वो हमको पता करना है। तो कैसे पता करेंगे, तो L की वैल्यू होती है 0 से n-1, सो हम लिखेंगे L इज इक्वल टू चालू होगा 0 से n-1, तो n की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 - 1 तक चलेगी। और आप देखो क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है, तो 0 आया, 2 - 1 क्या आया 1 आया। तो हम जैसे दरवाजा खोलते हैं किसका, शेल नंबर 2 का, और हमको 2 गेट दिखते हैं, कौन से 0 नंबर का एक गेट लगा रहेगा, 1 नंबर का एक गेट लगा रहेगा। ये चीज आपको समझना है। जैसे कि एक रोल नंबर है 0, लेकिन 0 का मतलब ये नहीं कि कुछ नहीं होता, नहीं, 0 यहां पर एक डेजिग्नेशन दिया गया है, ना कि ये बता दे कि कुछ नहीं होता। ठीक है, तो हमने यहां पर ये देखा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। तो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर मुझे क्या बताता है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर मुझे ये बताता है कि वो सबशेल का शेप क्या है। ये भी तो एक इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे हमने शेल के नाम दिए हैं KLMN, उसी तरीके से सबशेल के भी तो नाम दिए गए हैं, और वो सबशेल के नाम क्या हैं, वो सबशेल के नाम देखो SPDF, ये 4 नाम होते हैं। तो L की वैल्यू अगर 0 है तो उसका नाम होता है S, L की वैल्यू अगर 1 है तो उसका नाम होता है P, L की वैल्यू अगर 2 है तो उसका नाम होता है D, और L की वैल्यू अगर 3 है तो उसका नाम होता है F। तो ये 4 हमने नाम दिए हैं किसके, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग सबशेल्स को। अच्छा, एक और एक चीज आपको याद रखनी है मित्रों कि ये जो S सबशेल है, क्या मैंने बोला S सबशेल, तो S सबशेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने रखे जा सकते हैं 2। फिर मैंने लिया P सबशेल, तो P सबशेल के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने रखे जा सकते हैं 6। देन लिया D सबशेल, अब इस D सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे 10। और यहां पर आता है F सबशेल, तो F सबशेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रहने वाले हैं 14। अब ये कैसे आया वो तो हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में सीखेंगे, बट अभी के लिए आप इतना याद रख लो, रट्टा मारना आसान है अभी के लिए। तो चलो, अब ये टेबल आ गई, अब इस टेबल को जरा सॉल्व करते हैं। सो लेट अस क्विकली सॉल्व इट। तो देखो ऑर्बिट दे दिया गया, KLMN करके दे दिया गया है, तो बस n की वैल्यू पुट करनी है। तो रेडी हुआ बताने के लिए, तो यस चालू करो बोलना, K n की वैल्यू क्या होगी 1, L n की वैल्यू क्या होगी 2, देन 3, देन 4, बढ़िया है। अच्छा, फिर मैंने क्या बोला था L की वैल्यू, तो L की वैल्यू कैसे निकालते हैं, 0 से n-1 तक जाती है, यस, तो ये ऑलरेडी 1 है, तो मैक्सिमम लिमिट कितना जाएगा n-1, मतलब 0 तक जाएगा, 0 से चालू होगा 0 तक जाएगा, तो L की वैल्यू क्या हो सकती है 0। अब ये है 2, तो दूसरे शेल में 2 सबशेल रहेंगे, है ना, तो दूसरे शेल में 2 सबशेल रहेंगे, कौन से 0 से चालू करो 1 तक चलेगा। तीसरे शेल में 3 सबशेल रहेंगे, 0 से चालू करो 1 2। चौथे शेल में 4 सबशेल रहेंगे, 0 1 2 3। तो ऐसे याद रखना आसान है, एक शेल में एक सबशेल, दूसरे शेल में 2 सबशेल, तीसरे शेल में 3 सबशेल, चौथे शेल में 4 सबशेल, है ना, और चालू होता है 0 से। यस, क्लियर हो गया। अब इसमें देखो ऑर्बिटल्स भी तो बताने हैं कि आखिर कितने ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हो कि ये है 0 और ये है ऑर्बिटल, इसका नाम क्या होगा S, क्योंकि अगर L की वैल्यू 0 है तो नाम क्या आएगा उस ऑर्बिटल का S। तो यहां पर 0 आ रहा है तो 0 से आएगा S, 1 आ रहा है तो 1, L की वैल्यू अगर 1 है तो ऑर्बिटल का नाम आएगा P, तो उसी तरीके से S P, 2 आ रहा है, L की वैल्यू अगर 2 है तो ऑर्बिटल का नाम होगा D, तो इधर हम क्या लिखेंगे S P D। अगर L की वैल्यू 3 है तो ऑर्बिटल का नाम क्या होता है F, तो ये हमने ऑर्बिटल के नाम लिख दिए। अब आपको देखो क्या करना है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने, किसके अंदर, K ऑर्बिट के अंदर। जरा देखो ध्यान से देखने का, तो S ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रखे जा सकते हैं, बोलो 2, वेरी गुड। अब हम देखते हैं L शेल में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं, कैसे काउंट करेंगे। L शेल में एंट्री किए, तो L शेल में एंट्री किए तो 2 सबशेल मिले, तो 2 सबशेल कौन से S और P, तो S में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं मैक्सिमम 2, P में इलेक्ट्रॉन कितने रहते हैं मैक्सिमम 6, तो टोटल कितने आ गए 8, निकाले थे ना वैसे इलेक्ट्रॉन, गुड। तो तीसरे शेल में एंट्री किए,
3 सबसेल हैं और 3 सबसेल में कौन से आते हैं, एस पी डी। तो एस में आते हैं कितने 2, पी में कितने आते हैं 6 और डी में कितने आते हैं 10। तो मिला दो कितना हो गया 2 6 10 18। वेरी गुड। चौथे सेल में 4 सबसेल हैं, 4 सबसेल के नाम है एफ पी डी एफ और एस का नाम है एस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6, डी में 10 और एफ में होते हैं 14। तो टोटल मिला दो कितना आएगा 18 और 14। तो ये आ जाएगा 18 और 4 32। देख पा रहे हो? तो वो जो अभी हमने निकाला था फॉर्मूला 2n² से, वो यहां पर भी मैच कर गया। दैट मींस वी आर गोइंग ऑन द करेक्ट पाथ। लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वांटम नंबर। ओके, तो उससे पहले आप ये देख लो एजीमुथल क्वांटम नंबर में कि ये है फाइनल जो समरी टेबल है। तो जैसे जैसे हम शेल में इंक्रीज करते जाते हैं वैसे वैसे एनर्जी बढ़ती चली जाती है और साइज भी बढ़ता चला जाता है। तो एक सेल में एक सेल में एक सबसेल रहेगा, दूसरे सेल में 2 सबसेल, तीसरे सेल में 3 सबसेल, चौथे सेल में 4 सबसेल और उसके अंदर कॉरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन सभी हमने जो निकाले। ओके, तो चलो चलते हैं तीसरे क्वांटम नंबर की तरफ, दैट इज नोन एज द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या होता है भाई? देखो, जैसा कि नाम बोलता है मैग्नेटिक, तो आप क्या करते हो, एक मैग्नेट लेके आते हो और मैग्नेट को एटम के आसपास रख देते हो। तो उसके फील्ड से क्या होता है, वो जो सबसेल होते हैं वो सबसेल का ओरिएंटेशन चेंज हो जाता है और वो पॉसिबल नंबर ऑफ ओरिएंटेशंस जितने बन सकते हैं उस सबसेल के, उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। समझ में आ गया क्या मैंने बोला? सबसेल के ओरिएंटेशंस जितने बन सकते हैं वो कौन बताता है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। सो आई राइट इट हियर, M tells me about the orientations of subcells। तो orientations of subcells, तो कितने पॉसिबल सबसेल्स उसके ओरिएंटेशंस पॉसिबल हैं और उसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल्स। तो जितने प्रकार के उसके ओरिएंटेशंस पॉसिबल्स होंगे, ओरिएंटेशन का मतलब होता है उसका, सपोज जैसे कि ये एक ओरिएंटेशन है, ठीक है। अभी पेन को मैंने ऐसे पकड़ा तो ये एक ओरिएंटेशन हो गई, फिर मैंने पेन को ऐसे पकड़ा, ये एक ओरिएंटेशन हो गई। मतलब कि ओरिएंटेशन मतलब डिफरेंट पोस्चर्स। तो ये हो गया ऑर्बिटल्स। तो ये M कहां से चालू होते हैं? तो आपने देखा N के अंदर क्या रहता है, L रहता है और L के अंदर क्या रहेगा, M रहेगा। तो हर N के लिए L की एक वैल्यू होती है और हर L के लिए M की भी अपनी एक वैल्यू रहेगी। तो व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन M एंड L? तो अगर सपोज आप लेते हो L, सो फॉर ए गिवन L M की वैल्यू होती है 0 2, सॉरी, तो ये चालू होता है -L 2 + L और उसमें क्या आ जाएगा, 0 काउंट होता है। तो इसको मैं कैसे समझाऊंगा आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूं, लेकिन उससे पहले आपको ये चीज बता देना चाहता हूं कि M जो होता है वो -L से +L की तरफ जाएगा और ये L की वैल्यू है, ठीक है। आप यहां पर हम देखते हैं कि डिफरेंट शेप्स पॉसिबल हैं। कौन से शेप्स पॉसिबल हैं? अलग अलग ऑर्बिटल्स के लिए। जैसे कि मैंने ओरिएंटेशन में बात की थी, तो मैंने सबसे पहले बोला था कि एक होता है S सबसेल। तो S सबसेल का एक ही ओरिएंटेशन पॉसिबल है एंड द शेप ऑफ दैट ऑर्बिटल इज स्फेरिकल। अब P सबसेल ले लो, तो P सबसेल, यस। अब इस P सबसेल के 3 अलग अलग प्रकार के ओरिएंटेशन हैं, यस। तो वो अलग अलग प्रकार के ओरिएंटेशन कौन से हैं? तो ये ले लो X और ये आप इस प्रकार से एक डंबल शेप से बना रहे हो, ये हो गया P की शेप, तो इसको हम बोलेंगे PX, ठीक है। फिर ये है Y और इसको हम बोलेंगे PY और ये Y की डायरेक्शन में जाता है। और एक Z डायरेक्शन भी बना लो, ये Z डायरेक्शन है और Z डायरेक्शन के अलोंग अगर आपको कोई एक डमरू जैसा दिख रहा है तो उसको हम बोलेंगे PZ। और ये तीनों डिफरेंट ओरिएंटेशन से किसके लिए? P सबसेल के लिए। अब हम देखते हैं S हो गया, P हो गया, D सबसेल। तो D सबसेल के भैया 5 ओरिएंटेशंस आते हैं। तो 5 ओरिएंटेशन कौन से हैं? एक होता है ये, इसमें आप क्या करते हो, ये बटरफ्लाई स्ट्रक्चर इस तरीके से बनाते हो, तो देख सकते हो कि 2 डमरू आगे, डबल डंबल, और ये X और Y एक्सिस के बीच में है, इसलिए इसका नाम होता है DXY। दूसरा, यहां पर X है, सॉरी यहां पर X मत लिखो, इधर लिख देते हो, इधर लिखो आप Y। तो ये हो गया Y और ये हो गया Z, ठीक है। और यहां पर अगर आप Y और Z के बीच में अगर कोई डंबल बना रहे हो तो इसको हम बोलते हैं DYZ। तो DXY DYZ। अब एक और एक आ गया, तो इसमें आप क्या करते हो, एक Z और एक X ले लो और इनके बीच में आप इस तरीके से बटरफ्लाई बना लो और इसको हम क्या बोलेंगे,
dzx। ठीक है, तो 3 ऑर्बिटल्स तो हमने बना लिए और 2 और बचे हैं। कौन से? तो यहां पर मैं बना देता हूं, यहां पर तो एक और एक बनता है इसका, जिसको हम बोलते हैं dx² - y², और इसका शेप होता है x और ये होता है y। सो दिस इज द डम्बल ऑफ लाइक दिस एंड दिस इज द शेप फॉर dx² - y²। और एक फिगर बनती है जिसको हम बोलते हैं, ये z डायरेक्शन है और z डायरेक्शन के इधर आसपास ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं एंड दिस इज नोन एज dz²। तो d सबशेल्स के कितने ऑर्बिटल पॉसिबल हैं? 5। p सबशेल के 3 और s सबशेल के कितने? 1। और हर ऑर्बिटल में दोस्तों कितने आते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रहते हैं। यानी s सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 2। p सबशेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे? 6, क्योंकि इसमें 2 आएंगे, इसमें 2 आएंगे, इसमें 2 आएंगे, तो 6 हो गए। और d सबशेल में कितने आएंगे? 2 2 2 2 2, कितने आ गए? 10, है ना। और आप बोलोगे सर f सबशेल, तो f सबशेल का फिगर बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, उसको हम नॉर्मली बनाते नहीं हैं, लेकिन f सबशेल के 7 ओरिएंटेशंस पॉसिबल हैं और वो हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट फिगर में। तो ये देखो यहां पर डेटा दिया गया है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का। सो दिस इज द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो यहां पर आप देख सकते हो कि n की वैल्यू अगर 1 है, ठीक है, तो ये है लैम्डा, तो लैम्डा लिया गया है l को। सो यहां पर l है और ये m की वैल्यू क्या होगी? 0। उसी तरीके से अगर देखते हो n की वैल्यू अगर 2 है तो l की वैल्यू क्या हो सकती है? 0 और 1 एंड m की वैल्यू क्या होगी? 0। तो यहां पर ये चीज बताई गई है फॉर ए गिवन l m की वैल्यू होती है -l से +l की तरफ। ठीक है, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, अगर आप लेते हो l की वैल्यू 1, ठीक है, तो m की वैल्यू कितनी आएगी? -1 आ सकती है, 0 आ सकती है और +l तक जाएगा तो +1 भी आ सकता है। तो यही चीज यहां पर लिखा गया है कि अगर मैं ये लैम्डा दैट मीन्स l की वैल्यू अगर 1 है तो m की वैल्यू क्या हो सकती है? -1, 0 एंड 1। अगर l की वैल्यू, सपोज ये l है, l की वैल्यू 2 है, तो l की वैल्यू 2 है तो कहां से जा सकता है m की वैल्यू? ये -2 हो सकता है, -1 हो सकता है, 0 हो सकता है, +1 हो सकता है, +2 हो सकता है। और इसी तरीके से हम अपना ये ग्रेडेशंस बनाते हैं। ओके, तो अब हम आते हैं अपने लास्ट क्वांटम नंबर पे, जिसको हम बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। तो स्पिन क्वांटम नंबर यहां पर आपको ऐसा नहीं देखना है कि बास्केटबॉल से खेलना है। जिस तरीके से आप देखते हो कि स्पिन कर रहा है ना, स्पिन मतलब अपने ही एक्सिस पे रोटेट करता है, तो उसी तरीके से इलेक्ट्रॉन भी अपने एक्सिस पे रोटेट करता है और उसको हम बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। तो इसमें स्पिन क्वांटम नंबर क्या है? तो इलेक्ट्रॉन जब अपने एक्सिस पे रोटेट करेगा, ये इलेक्ट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन अगर अपने एक्सिस पे रोटेट करेगा तो 2 हिस्से हो सकते हैं। क्या है? एक हो सकता है क्लॉकवाइज और एक हो सकता है एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज क्या और एंटी क्लॉकवाइज क्या, तो दोनों में अंतर आता है। तो अगर क्लॉकवाइज कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है, तो सपोज इसको हम ऐसे लिखते हैं, इसको हम ऐसे लिखेंगे और हम क्या दे सकते हैं? +½ और -½ तो ये स्पिन क्वांटम नंबर को +½ और -½ से रिप्रेजेंट किया जाता है। और स्पिन क्वांटम नंबर मुझे ये बताता है कि वो इलेक्ट्रॉन का स्पिन कैसा है, +½ है या -½ है, क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, बस उतना ही हमको बताता है। और एक ही ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं विद द अपोजिट स्पिन। तो चलो, हमारी क्वांटम नंबर की स्टडी खत्म हो गई। अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ये क्वेश्चंस हमारे एबिलिटी टू अंडरस्टैंड को चेक करेगा एंड देखते हैं इसके क्वेश्चंस के आंसर क्या हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि फॉर द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n = 4 it is possible to have only an s orbital, only s and p orbital, only sp d and f orbital और only sp and d orbital। तो काफी आसान सा क्वेश्चन है, आप लोग बना सकते हैं। तो इधर क्या पूछा गया? ऑर्बिटल पूछा गया है। यस, तो अभी आप देखो क्या सोचना है, n की वैल्यू 4 है, n की वैल्यू क्या है? 4। तो n क्या है? तो सबसे पहले तो आपको ये बोलना है कि दिस इज सर शेल नंबर। ठीक है, अभी n की वैल्यू 4 है, तो n की वैल्यू अगर 4 है, ठीक है, तो l की वैल्यू क्या होगी? 0 से n-1। तो 0 से n-1 मतलब 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है और 3 भी हो सकता है। यस, अब ये s कौन सा है? s। 1 क्या है? p, 2 क्या है? d और 3 क्या है? f। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि s, p, d, f ऑल दिस, है ना, ऑर्बिटल्स आर पॉसिबल। तो यहां पर हम कौन से ऑप्शन को टिक करेंगे? सी ऑप्शन को टिक करते हैं।
ठीक है, चलो अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स uniquely define one of the electron in an atomic orbital with n is equal to 2 and l is equal to 0। तो यहां पर बड़ा इंटरेस्टिंग पूछा गया है, n की वैल्यू क्या है 2 है और l की वैल्यू क्या है 0 है। तो आप जानते हैं कि अगर n की वैल्यू 2 है, l की वैल्यू 0 है, फिर आपका कौन सी वैल्यू आ जाएगी, m की वैल्यू आएगी। अब m की वैल्यू कैसे पता करते हैं, हमने सीखा था कि m की वैल्यू क्या होती है -l से +l तक, ठीक है। तो -l इसमें क्या है 0, -0 तो 0 होता है, 2 + 0 तो +0 तो 0 होता है, तो m की वैल्यू क्या हो सकती है 0। और उस m के अंदर स्पिन क्वांटम नंबर भी तो रहेगा, और उस स्पिन क्वांटम नंबर क्या कहलाएगा, या तो +½ हो सकता है या तो -½ हो सकता है। तो ये 4 वैल्यूज पॉसिबल हैं। अब चलो चेक करते हैं कि कौन सा वैल्यू मैच कर रहा है। तो n की वैल्यू 2 तो सब में है, l की वैल्यू 0 कहां पर दिख रही है, l की वैल्यू 0 भी यही सब में है बराबर, m की वैल्यू 0। अब m की वैल्यू 0 कहां आ रही है, तो m की वैल्यू आप 0 देख सकते हैं, ऑप्शन ए में आ रहा है एंड ऑप्शन सी में आ रहा है। तो ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी में दोनों में 0 0 आ रहा है। चलो ठीक है, अब हम देखते हैं कि s की वैल्यू +½ और -½ किस में आ रही है। देखो ऑप्शन ए में दिखेगा s की वैल्यू +1 है, भाई स्पिन क्वांटम नंबर तो कभी +1 होता ही नहीं, लेकिन इसमें दिख रहा है s की वैल्यू +½ है, तो इसका मतलब ये सही आंसर है। तो हम a को रिजेक्ट करते हैं, c को एक्सेप्ट करते हैं। तो हमारी यहाँ पर काफी कॉन्सेप्ट हमने समझे क्वांटम नंबर और उसके एप्लीकेशन के ऊपर। आगे बहुत सारी चीजें हैं, ऑर्बिट्स है, ऑर्बिटल्स है, नोड्स है, व्हेन उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है, तो ये बहुत कुछ हमको सीखना है आगे के क्लासेस में। सो विद दिस, थैंक यू वेरी मच।